Okay. So far what we have learned about a RCC section, we have learned to calculate the maximum compression force due to concrete, and that comes as 0.36 FCK XUB. And also we have calculated the tensile force due to steel. Now उसके बाद हम लोग सीखे थे लिवरम डिस्टेंस. लिवरम डिस्टेंस क्या था? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कंप्रेशन फोर्स टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंसाइल फोर्स. ओके, सो हम लोगों को ये भी मिला था कि ये जो तुम्हारा कंप्रेशन फोर्स एक्ट कर रहा है फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर 0.42 एक्सी. सो हमें एज ए लिवरम डिस्टेंस जेड इक्वल्स टू क्या मिला? डी माइनस 0.42 एक्सी. ना उसके बाद हम लोग देखे थे कि डिफरेंट जो एक्सयू का वैल्यू है, द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, सो उसका एक मैक्सिमम डेप्थ होता है. मैक्सिमम डेप्थ होता है वो करस्पॉन्डिंग टू डी के हिसाब से हमें मिलता है, और अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ स्टील. सो एक्सयू मैक्स बाय डी इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील. और इसको कैसे निकाला जाए, इसका फॉर्मूला भी मैंने डिराइव करके दिखाया था कि हाउ टू कैलकुलेट दिस थिंग्स. और ये पेज नंबर 70 में दिया हुआ है IS 456 का 2000 का. ओके, सो एक मैक्सिमम डेप्थ है, और एक्चुअल डेप्थ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? CU इक्वल्स टू Q करके. ऑब्वियसली अगर मेरा इस रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन को बैलेंस मतलब इक्विलिब्रियम में रहना है, तो ऑब्वियसली द फोर्स ऑब्वियसली इट हैज टू फॉलो द इक्विलिब्रियम कंडीशन. और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बोल रहा है? समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू शुड बी 0. सो हम लोग CU इक्वल्स टू Q कर सकते हैं, और उससे हमें जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिला. और इसी हिसाब से हम लोग कुछ सेक्शंस देखे थे, बैलेंस सेक्शन. तो बैलेंस सेक्शन क्या था कि एक ऐसा रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन जिसमें स्टील और कंक्रीट दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों फेलियर स्टेज पे पहुंचेगा. मतलब कंक्रीट और स्टील दोनों एक साथ फेल कर रहा है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि XU बाई डी इक्वल्स टू XU मैक्स बाई डी. और हम लोग लिख सकते हैं XU इक्वल्स टू XU मैक्स, कि हम लोगों का जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो हम लोगों का जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है उसके बराबर होगा. नाउ अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या था कि एक ऐसा कंक्रीट रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन अंडर रेनफोर्स, देखो इसी का नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, अंडर रेनफोर्स. दैट मीन्स कि रेनफोर्समेंट पहले अपना फेलियर स्ट्रेंथ पे पहुंचेगा, उसके बाद कंक्रीट अपना फेलियर स्ट्रेंथ पे पहुंचेगा. तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि XU बाई डी लेस देन इक्वल्स टू XU मैक्स बाई डी. और न्यूट्रल एक्सिस की ऊपर की तरफ जा रहा है. मैं पिछला क्लास में एक एग्जांपल के साथ समझाया था, उस एग्जांपल को बस याद रखो, कभी नहीं भूलोगे कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा. सो और ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या है? इस एक ऐसा सेक्शन था जिसमें कंक्रीट पहले फेल कर रहा है, और उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? XU बाई डी ग्रेटर देन XU मैक्स बाई डी. ओवर रेनफोर्स मतलब रेनफोर्समेंट का एरिया मैंने बढ़ा दिया. दैट मीन्स रेनफोर्समेंट जो टेंसाइल फोर्स दे रहा है वो बढ़ गया, सो वो पहले फेल नहीं करेगा, फेल करेगा कंक्रीट. नाउ द क्वेश्चन इज कि हम लोग अगर कंक्रीट पहले फेल करेगा तो वो एक कंप्रेशन फेलियर होगा, एक ब्रिटल फेलियर होगा, एक स्कैटर्ड फेलियर होगा. मतलब एक बार में फेल कर जाएगा, कोई वार्निंग नहीं देगा. तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन को डिजाइन नहीं करेंगे. हम लोग ऑलवेज अंडर रेनफोर्स सेक्शन में रहने की कोशिश करते हैं. क्यों? अंडर रेनफोर्स सेक्शन में पहले स्टील फेलियर स्ट्रेंथ पे पहुंचेगा. अभी स्टील फेलियर स्ट्रेंथ पे पहुंचने के बाद भी अगर स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेंथ को आप देखोगे तो उसका जो इल स्ट्रेन है उसके बाद भी वो बहुत सारा जो स्ट्रेस है उसको कैरी कर पाता है. तो तुम्हें वार्निंग देगा कि मैं फेल कर रहा हूँ. ओके, सो जस्ट गो एंड इवैक्यूएट, यहाँ से निकल जाओ, सेफ हो जाओ. इसीलिए अभी ये सब कुछ हम लोग जाने. नाउ द क्वेश्चन इज, पहले क्वेश्चन ये जागना चाहिए कि हम लोग ये सब निकाल क्यों रहे, कि हम लोगों ने CU कैलकुलेट किया, Q कैलकुलेट किया, Z कैलकुलेट किया, या फिर XU कैलकुलेट किया, क्यों किया? वाई? कोई तो पर्पस होगा, नहीं तो फिर बेकार में ऐसे ही कर रहे थोड़ी ना. तो क्या पर्पस है, पहले उस पर्पस को समझते हैं ना. तो से हम लोगों को मान लो कि हमें एक बीम को डिजाइन करना है, एक सिंगल रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम को डिजाइन करना है. दिस वन इज आवर बीम, और से इट्स अ सिंपली सपोर्टेड बीम. इसके ऊपर इसको डिजाइन करेंगे, किसके अगेंस्ट में डिजाइन करेंगे? ऑब्वियसली हम लोग इसको लोड के अगेंस्ट पे डिजाइन करेंगे कि कौन सा कितना लोड इसके ऊपर आ रहा है. ओके, सो ए क्या है? दैट इज द एक्सटर्नल लोड. ओके, नाउ इस एक्सटर्नल लोड की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? क्योंकि ये बीम बेंड करने की कोशिश करेगा, तो एक्सटर्नली एक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? एक एक्सटर्नली एक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है. से मान लो कि यहाँ पे मैंने W
किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से अप्लाई किया और एल मीटर तक है। तो इसमें मैक्सिमम कितना बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा ड्यू टू दैट अप्लाइड लोड? बोलो, W L स्क्वायर बाई L स्क्वायर बाय 8। W स्क्वायर बाई 8। तो इस हिसाब से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। नाउ ये गया बाहर से आया हुआ मोमेंट। अभी इसको तो अगर इस बीम को स्टेबल रहना है, टूटना नहीं है, तो उस बाहर से जो एक्सटर्नल मोमेंट आ रहा है उसको तो रोकना होगा ना। तो रोक कौन रहा है? इसीलिए इंटरनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आया। क्या है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ इस मोमेंट को, जो बाहर से मोमेंट आ रहा है मेरा, इस मोमेंट को रोकने के लिए इसके अंदर, सेक्शन के अंदर कौन कौन है? कंक्रीट और स्टील है। तो इंटरनली मोमेंट जनरेट होना होगा और उसको इसके जो इंटरनल मोमेंट होगा, से एमयू नाम देते हैं इसका, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एमयू। तो एमयू का वैल्यू एमयू मैक्स से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बीम फेल कर जाएगा। तो यही इंटरनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जनरेट होता है ड्यू टू दैट कंप्रेशन एंड टेंसाइल फोर्सेस। और ये कौन देता है? स्टील और कंक्रीट। तो अगर मैं इंटरनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकालना सीख जाऊं तो आसानी से हम लोग उस इंटरनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ इक्वल करके हम लोग सेक्शन का बी डी, कितना रेनफोर्समेंट चाहिए, कितना ग्रेड का कंक्रीट चाहिए, ऑल द थिंग्स वी कैन कैलकुलेट। सो इसीलिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर चाहिए तो हमें फोर्स चाहिए होगा, इसीलिए हम लोगों ने फोर्स निकाला। नाउ फोर्स के साथ साथ और क्या चाहिए होगा कि दोनों फोर्स के बीच में डिस्टेंस लेवर हम ये भी हम लोग निकालना सीख गए थे कि अभी हम लोग कोई भी सेक्शन दिया हुआ होगा तो उसके लिए फोर्सेस, दैट मींस compression force as well as the tensile force and the lever arm, what will be the lever arm, वो भी निकालना सीखे। और उसके साथ साथ एक्चुअल डेप्थ और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो भी निकालना सीखे थे, राइट। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, इसका अगर डेफिनेशन देना चाहेंगे तो क्या है कि इट इज द इंटरनल मोमेंट और इट इज द रेजिस्टिंग मोमेंट। लिखो, इट इज द रेजिस्टिंग मोमेंट प्लस इंटरनल मोमेंट भी बोल सकते हो, इंटरनल मोमेंट। क्या हो रहा है, कौन दे रहा है ये इंटरनल मोमेंट? बीम सेक्शन दे रहा है। सो ऑफर्ड बाय द बीम सेक्शन क्यों दे रहा है? टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल मोमेंट, ओके, और बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन, टू रेजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट due to external load, ओके। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये है, एक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कि मेरा बीम सेक्शन एक मोमेंट ऑफर कर रहा है। कैसे हो रहा है? उस कंप्रेशन और टेंसाइल फोर्स हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हमें मोमेंट मिलेगा, ओके। सो ये गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकालेंगे कैसे, ओके। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग एम यू से डिनोट करते हैं। एम यू इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? आइदर हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल टेंसाइल फोर्स, और ऐसे इसका पहले ये लिख देते हैं टोटल टेंसाइल फोर्स और टोटल कंप्रेशन फोर्स, किसी भी एक को लेना है, मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म डिस्टेंस। ओके, तो आइदर हम लोग टेंसाइल फोर्स को ले सकते हैं और कंप्रेशन फोर्स को ले सकते हैं। तो इसको अगर सिंपलीफाई करके देखेंगे कि हम लोग आइदर टेंसाइल साइड से ले सकते हैं या फिर कंप्रेशन साइड से ले सकते हैं। सो हम लोगों के पास जो स्ट्रेस डायग्राम था उसमें क्या था, जो टेंसाइल फोर्स आ रहा था वो यहाँ पे एक्ट कर रहा था और CU का वैल्यू कितना था? 0.36 FCK XUP, और समवेयर हियर TU एक्ट कर रहा था मेरा 0.87 FY/AST and the lever arm distance was Z. So Z equals to D minus 0.42 XU. Now मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग टेंसाइल साइड से भी ले सकते हैं, कंप्रेशन साइड से भी ले सकते हैं।
अगर हम लोग टेंसाइल साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को लेंगे फ्रॉम कंप्रेशन साइड, ऊपर से देखते हैं कंप्रेशन साइड, तो कंप्रेशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को लेंगे तो mu should be equals to cu into z। नाउ cu का वैल्यू कितना है 0.36 fck xu b मल्टीप्लाइड बाय z का वैल्यू कितना था d माइनस 0.42 xu। ओके, नाउ अगर हम लोग टेंसाइल साइड से लेंगे तो अभी सीखेंगे कि Q कौन सा साइड से लेंगे और कब लेना चाहिए, अभी बोलेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और टेंशन साइड, टेंशन भी लिख सकते हो, फ्रॉम टेंशन साइड अगर लेंगे तो mu इक्वल्स टू हो जाएगा tu इंटू जेड। तो tu का वैल्यू कितना था हम लोगों के पास 0.87 fy ast इंटू जेड का वैल्यू था d माइनस 0.42 x। नाउ अभी आते हैं जो क्वेश्चन अभी अराइज कर रहा है कि सर कंप्रेसिव साइड से कब लेंगे और टेंसाइल साइड से कब लेंगे। तो अभी हमें चाहिए उस सेक्शन का कॉन्सेप्ट, डिफरेंट सेक्शन का कॉन्सेप्ट। हम लोग सेक्शन 3 सेक्शन देखे थे, बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन एंड ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो हर एक सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा निकाला जाता है और क्यों लिया जाता है उस साइड से, वो अभी सीखेंगे। तो पहले हम लोग बैलेंस सेक्शन के लिए देखते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन के लिए जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और बैलेंस सेक्शन कब होता है? जब मेरा xu इक्वल्स टू xu मैक्स होता है या फिर xu बाई डी इक्वल्स टू xu मैक्स बाई डी होता है। ये बैलेंस सेक्शन का कंडीशन। अभी तुम लोग बताओ कि बैलेंस सेक्शन में स्टील और कंक्रीट दोनों एक साथ फेल कर रहे हैं। तो पहले उससे भी पहले एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसको लेंगे और कब लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरा दो फोर्सेस है, CU है और TU है। ओके, दोनों फोर्सेस मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दे सकता है, दोनों फोर्सेस मोमेंट दे सकता है। तो हम लोग अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसको लेंगे। ओके, सो से एग्जांपल हम लोग अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या देख रहे हैं, कौन पहले फेल कर रहा है? अंडर रेनफोर्स सेक्शन में स्टील पहले फेल कर रहा है। ओके, तो स्टील पहले फेल कर रहा है मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो देगा वो ड्यू टू टेंसाइल फोर्स होगा, क्योंकि वो फेल जितने में फेल कर रहा है वही उसका मैक्सिमम होगा। क्योंकि मेरा आरसीसी सेक्शन आइदर स्टील फेल कर सकता है या फिर कंक्रीट फेल कर सकता है। तो स्टील फेल किया, तो जब स्टील फेल किया तब हमें कंप्रेशन साइड से, सॉरी टेंसाइल साइड से हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होगा, क्योंकि तब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा टेंसाइल फोर्स और अल्टीमेट टेंसाइल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म डिस्टेंस। और अगर ओवर एनफोर्स की बात करेंगे तो ओवर एनफोर्स में क्या हो रहा है, मेरा कंक्रीट पहले फेल कर रहा है तो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंक्रीट देगा। हालांकि हम लोग ओवर एनफोर्स सेक्शन को डिजाइन नहीं करेंगे। अभी बैलेंस सेक्शन के लिए बताओ, तो बैलेंस सेक्शन में तो दोनों ही एक साथ जा रहा है, तो दोनों एक साथ जा रहा है तो हम लोग CU इक्वल्स टू जेड भी कर सकते हैं, TU इक्वल्स टू जेड भी कर सकते हैं, दोनों के लिए सेम रिजल्ट देगा। बट आवर कोड सेज कि गो विद द कंप्रेशन साइड, गो विद द कंप्रेशन साइड। सो बैलेंस सेक्शन के लिए हम लोग जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लेते हैं वो ड्यू टू तुम्हारा कंप्रेशन फोर्स होता है। ओके, कंक्रीट के लिए क्योंकि दोनों एक साथ पहुंचता है, अभी कंक्रीट ब्रिटल नेचर है तो उसमें ज्यादा फोकस करने के लिए सो गो विद दैट अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ताकि तुम लोगों का स्कैटर फेल्यूर हो ना सके। या फिर तुम लोग अगर टेंसाइल साइड से भी लोगे तो नियर अबाउट सेम वैल्यू देगा, बट अकॉर्डिंग टू आवर कोड सेज कि कंक्रीट को लेके करो। तो अगर कंक्रीट को लेके करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, CU इंटू जेड। अभी बैलेंस सेक्शन के लिए XU बाई डी इक्वल्स टू XU मैक्स बाई डी होता है। सो CU का वैल्यू बिठाओ, CU का वैल्यू कितना है 0.36 FCK। अभी XU की जगह पे मैं XU मैक्स लिख देता हूँ क्योंकि बैलेंस सेक्शन है, XU इक्वल्स टू XU मैक्स हो जाएगा 0.36 FCK XU B। ब्रैकेट में क्या होता है, ये हो गया तुम्हारा
कंप्रेशन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म डिस्टेंस d माइनस 0.42 XU मैक्स। नाउ इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके थोड़ा सा 0.36 मैंने XU मैक्स बाई डी कर दिया, क्योंकि हम लोग का जो वैल्यू जितना भी वैल्यू है XU मैक्स बाई डी, डी के कॉरेस्पॉन्डिंग सारा वैल्यू दिया हुआ है। ओके तो मैंने XU मैक्स बाई डी कर दिया। उसके बाद डी देखो डी नीचे डी क्या तो डी माइनस करना होगा, तो 1 माइनस 0.42 XU मैक्स बाई डी, मैंने डी से डिवाइड किया, यहाँ पे एक डी से डिवाइड किया और अंदर वालों को एक डी से डिवाइड किया, तो बाहर क्या हो जाएगा, मैंने 2 डी नीचे डिवाइड किया तो डी स्क्वायर इधर हो जाएगा FC के P। ओके नाउ दैट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बैलेंस सेक्शन। और ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला तुम लोगों का जाना पहचाना फॉर्मूला है, ये सुन लो सर बी बी कहाँ का? बी ये देखो बी यहाँ पे है, दैट वन इज द बी योर। तो ये फॉर्मूला जो है यू नो दैट फॉर्मूला पेज नंबर 96 पे दिया हुआ है, ये सुन लो ये फॉर्मूला तुम्हारा IS 456 2000 का पेज नंबर 96 G 1.1.C में दिया हुआ है। तो समझ में आया, डिप्लोमा वाले तो जानते हो कि फॉर्मूला से तुम लोग कैलकुलेट किए, तो फॉर्मूला कहाँ से आया पता चला, यही फॉर्मूला दिया हुआ है इन योर कोड। ओके आई विल शो यू। Now that is the page number 96 of your code. See the limiting moment of resistance value. So you can remember the formula or you can use the code. Okay. Now पहला वाला फॉर्मूला था, देखो XU by D का भी वैल्यू कोड में दिया हुआ है, हालांकि हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं। नाउ हम लोगों को ये जो फॉर्मूला है फॉर द अंडर रेनफोर्स सेक्शन, उस अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए फॉर्मूला हम लोग तुरंत निकाल लेते हैं। ओके सो यहाँ पे दिया हुआ है कोड पे, गो थ्रू द कोड और कहाँ से आया समझ में आया ना कि ये फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ, डेवलप कहाँ से हुआ, बैलेंस सेक्शन के लिए। नाउ नेक्स्ट हम लोग सेकेंड देखेंगे फॉर